तो अक्षत, वेलकम टू द इम्पैक्ट शो। कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा हूँ। आपको देख के और भी अच्छा हो गया हूँ एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर्स। नहीं, इनफैक्ट आपको देख के तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज के पहली बार के प्रॉपर एक एजुकेशन इंडस्ट्री से हम किसी गेस्ट के साथ हम आज के ये जो पॉडकास्ट है वो कर रहे हैं। एंड एक ऐसे इंसान के साथ हम कर रहे हैं जिसने इतनी यंग एज में जो इतनी सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। सो दैट्स रियली रियली इंस्पायरिंग फॉर आवर ऑडियंस। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई, कमिंग फ्रॉम दी एजुकेशन इंडस्ट्री, क्या ऐसा था कि पापा स्ट्रिक्ट थे इसलिए आप एजुकेशन को लेके इतना सीरियस थे, या ये अपने आप आया अपने मन में कि नहीं यार, पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा है, मैं समझता हूँ कि एक डिटर्मिनेशन और एक जो जज्बा होता है वो खुद का अगर आपके अंदर नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हेडमास्टर के भी बच्चे होते हैं या टीचर्स के भी बच्चे होते हैं और वो ही फेल हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिस इज समथिंग विच कम्स टू यू बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन एंड नॉट बिकॉज समवन फोर्सेस इट अपॉन यू। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप एक ब्राह्मण का बच्चा है तो ब्राह्मण ही बनेगा, वो तो एक कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम था अभी काफ़ी हद तक हमारे यहाँ, चलो अच्छी बात है, एंड हो गया है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम में तो लागू नहीं होता है। और जहाँ तक की बात है मेरी अपनी, जब मैं 11th में आया था तो उस समय जब मेरे को सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे तो आप जानते होंगे आजकल भी इंडिया में जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि स्ट्रीम्स आर एक्चुअली रैंक्ड, देयर इज़ अ स्ट्रीम हायरार्की। स्ट्रीम हायरार्की से मेरा क्या मतलब है? मेरा ये आशय है कि जैसे जो साइंसेज हैं, साइंसेज को आप बहुत अच्छा मानते हैं, साइंसेज आर कंपेयर टू बी बेटर देन कॉमर्स, कॉमर्स इज़ कंपेयर टू बी बेटर देन आर्ट्स। तो ये जो एक हायरार्की होती है, इसमें आपका जब आप इस रैट रेस में लग जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे नहीं जी साइंस लीजिए, नहीं जी कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स वाले को तो समझेंगे आप फेलियर है। तो ऐसा नहीं है। मैं 10th में भी मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए थे और जब 11th में नंबर आया सब्जेक्ट्स चूज़ करने का तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स लिया, जिसमें मेरे पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। सारे मेरे जो ये सब्जेक्ट्स थे, इसमें मुझे दिलचस्पी थी इसलिए मेरे को ये करना था और इसलिए मैंने ये पढ़े। तो मेरे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपको जो है यही करना है या ये नहीं करना है। तो वो एक जो पेरेंटल प्रेशर था वो मेरे को बचपन से लेके आज तक ये नहीं मिला कि आपको जी ऐसा ही करना है और ऐसा ही होगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जब आप प्रेशर देते हैं तो चीज़ों का एक ब्रेकिंग पॉइंट भी आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर आप एक हद तक दीजिए, लेकिन एक हद के बाद थोड़ा सा फ्री हैंड देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो क्या है कि वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। तो थैंकफुली एंड होपफुली जो भी हमारी ऑडियंस ये सुनेगी भी, आई होप कि वहाँ पे ये इस तरीके के प्रेशर्स ना हो। और मैं यही लोगों को एडवाइस करूँगा आज भी और हमारे से ऊपर वाली जनरेशन में भी, कि वो किस तरीके का प्रेशर ना डालें कि आपको ये करना है या वो नहीं करना है। सही रास्ता दिखाएं, गिव देम द राइट वे, शो देम द राइट पाथ, डोंट वॉक इट फॉर देम। वाह, बिल्कुल एकदम करेक्ट मैसेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिसकी जरूरत भी है इस टाइम पे हमारी सोसाइटी को, खासकर हमारी इंडियन फैमिलीज में। कमिंग टू द फैमिली, जब हम बात कर रहे हैं कि यू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ एजुकेटर्स एंड करेंटली यू आर द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ TMU, विच इज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन अनडाउटेडली। तो ये पूरी जो लेगेसी है वो बिल्ड कैसे हुई? लाइक ये एजुकेशन जो क्रिएट करने की स्टोरी है, मैं एक बार वो जरूर जानना चाहूँ, बिकॉज हमारी ऑडियंस जरूर एक्साइटेड होगी इस चीज़ को लेके कि यार कैसे बनती है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इतने सारे लोगों की लाइफ में एजुकेशन का जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो व्हाट हैज़ बीन योर फैमिली बैकग्राउंड? बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लंबा है। मैं ट्राई करूँगा कि इसको बहुत संक्षेप में आपको बता सकूँ। सो आई विल वेरी ब्रीफली टेल यू, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एजुकेशन एंटरप्रेन्योर्स। और मेरा आई माई सेल्फ आई एम अ 4th generation education entrepreneur. This journey of education was started way back in 1966. So 56 years ago today, my great grandfather,
उन्होंने, मेरे परदादाजी ने एक अपने गांव में एक स्कूल खोला। उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, मुरादाबाद से 20 किलोमीटर दूर उनका गांव है, और वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल खोला जो उस समय उनको किसी से डोनेशन लेके उन्होंने बनाया था। फिर बाद में उन्होंने वो डोनेशन रिटर्न करी और वो वहाँ पे वो स्कूल बना रहा, और आज की डेट में वही स्कूल 1200 बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम करता है। तो ये जो एक सपना था, ये जो एक जर्नी थी, ये 4 पीढ़ी पहले शुरू हुई। और इसको हमने जब मेरे ग्रैंडफादर, जब मेरे परदादाजी अपने डेथ बेड पे थे 2001 में, तो उन्होंने बोला कि मेरी सारी सेविंग्स आप एक डिग्री कॉलेज में यहाँ मुरादाबाद शहर में लगा दो। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, इट्स नोन एज द ब्रास सिटी। लेकिन उनका ये सपना था कि मुरादाबाद में ऐसे शैक्षिक संस्थान हो, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जिसकी वजह से मुरादाबाद का नाम सिर्फ पीतल नगरी की वजह से नहीं, एक एजुकेशन डेस्टिनेशन, एक एजुकेशन हब के नाम में जाना जाए। सो उस विजन के साथ उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को प्रेरित किया, उनको इंस्पिरेशन दी, और 2001 में हमने एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कॉलेज मुरादाबाद शहर के अंदर खोला। It started with about 67 students in 2001, and today we have expanded to over 12,000 students in 2022, offering a host of courses, over 150 undergraduate and postgraduate courses along with doctoral programs. So ये जो जर्नी रही है, ये एक स्ट्रगल की जर्नी रही है, और अब जो ये जर्नी होने जा रही है, ये एक बेटरमेंट की तरफ और एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ होने को जा रही है। सो अब नाउ वी आर ऑफरिंग कोर्सेज फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम मेडिकल एंड एलाइड फील्ड्स टू engineering, law and legal studies, management, agricultural sciences even. In fact, आप agricultural sciences के बहुत सारे colleges नॉर्थ इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे। Even though today यूपी and वेस्ट यूपी खास करके एक एग्रीकल्चरल हब है, यहाँ पे हम लोगों के यहाँ मतलब इतनी खेती बाड़ी है, लेकिन फिर भी क्वालिटी एग्रीकल्चरल साइंस कॉलेजेस हमारे यहाँ नहीं हैं। और हमारे यहाँ जो ये कॉलेज जब शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने सीधे इसको जो अप्लाई किया, वो ICAR में इसकी एप्लीकेशन हमने डाली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सो वी आर द 9th प्राइवेट यूनिवर्सिटी in India, and the 2nd private university I believe in Uttar Pradesh to have an accreditation from ICAR. तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड हमारे जो एग्रीकल्चरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वी हैव एक्चुअली सेंट देम अब्रॉड टू डेनमार्क फॉर डेयरी इंटर्नशिप्स। एंड ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आसपास के इलाकों से आते हैं, जिन्होंने बाहर जाना छोड़िए, दिल्ली और मुंबई तक की लाइमलाइट नहीं देखी होगी, लेकिन वो यहाँ पे आके वो सीधे जाते हैं डेनमार्क। तो वहाँ पे हम लोग उनको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं, अंग्रेज़ी में उनको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, IELTS का एग्ज़ाम हमने करवाया। ऑल ऑफ दैट वाज डन, एंड टुडे दिस बॉय इज़ नाउ वर्किंग इन डेनमार्क विद एन एग्रीकल्चरल रिसर्च फर्म, और वहाँ पे वो उनके साथ इंटर्नशिप करने 1 साल के पीरियड पे गया है। माई गुड विशेज़ आर विद हिम। मैं चाहता हूँ कि वो 1 साल के अंदर में उतना इम्प्रेसिव काम करे कि उसको वहाँ पे फुल टाइम नौकरी भी मिले। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इतना ज़बरदस्त वहाँ पे इम्पैक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं। जब फॉरेन कंट्री की बात हुई, हमने डेनमार्क की बात करी, आपने कहा, वहाँ से मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि हमारे देश में क्या रहता है कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्कूल लेवल पे, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हमें देखने को मिलते हैं। और अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया कि उनको जब अपने मॉडल के ऊपर काम करना था, सो दे कॉपीड और काइंड ऑफ मॉडल और टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ नॉर्वे, राइट। सो आपको क्या क्या लूप होल्स जो दिखाई देते हैं जो हमारे स्कूल के सिस्टम में है, एजुकेशन सिस्टम में है, और उसको आप किस तरीके से सोच रहे हो आप चेंज करेंगे? बिकॉज सिंस आपने पढ़ाई करी है फॉरेन से, राइट, तो वहां पे आपने ऐसे क्या चेंजेस देखे जो आपको लगा कि यार मुझे स्कूल लेवल पे यहाँ से इंप्लीमेंट करने होंगे, तभी हम ग्रास रूट लेवल पे इस एजुकेशन सिस्टम को और बेटर कर सकते हैं? Yes, that's a very loaded question, and I am going to answer you by saying that हमने जिस तरीके से शुरुआत करी अपने एजुकेशन सिस्टम की आज़ादी के बाद, उसमें एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट था
वो ये था कि हमारी स्टडीज़ कॉलोनियल स्टडीज़ थी। तो एक गुलाम को कैसे पढ़ाना चाहिए और उसको गुलाम को गुलामी करने के लिए कैसे पढ़ाना चाहिए, वो ही हमारे यहाँ सिस्टम था। और वो ही ख़राब बात तो ये है कि वो आज तक कंटिन्यू हुआ है। तो उसकी वजह से आई थिंक हमने बहुत चीज़ें जो हैं उसमें हम पीछे रहे हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में उस वजह से। लेकिन वी ऑल्सो कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बोथ have been working hand in hand to upgrade the existing education model. तो हालांकि जहाँ पे तारीफ़ की बात है, वहाँ पे ये भी है कि हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे हमें काम करना अभी बाकी है। और अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू the statistics and the census, 68% of India is still in the rural areas. तो हमारी जो एक जो मेन वो है, जो मेन हमारी पॉपुलेशन है वो अभी भी गाँव में बसी है। तो वहाँ से हम लोगों को किस तरीके से स्कूलिंग को आगे बढ़ाना है उस बारे में हम लोगों को सोचना होता है। तो अब दो वी हैव प्रोग्रेस्ड विद टाइम, वी हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू मूव अवे फ्रॉम सम ऑफ द इवल्स फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी दैट वी हैव इनहेरिटेड। तो उसमें से एक जो सिस्टम है वो ये है कि आप पूरे साल पढ़ाई करिए, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, 3 घंटे जाके आप एग्ज़ाम दीजिए और उस एग्ज़ाम में फ़ेल हुए पास हुए ये आपकी तकदीर को डिसाइड करता है। तो वो मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा जो चेंज आना है वो वहीं पे आना है। हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स में हमारे को जो एक डेली बेसिस पे इवैल्यूएशन करनी चाहिए वो मेरे ख्याल से मिसिंग है। क्लास टेस्ट के भी उतने ही नंबर होने चाहिए जितने लास्ट में आपके नंबर एग्ज़ाम के होते हैं। तो अगर क्लास टेस्ट आपके 10 नंबर का हो रहा है और एग्ज़ाम लास्ट में 100 नंबर का या 50 नंबर का हो रहा है, उसको आपको वेटेज थोड़ी इक्वल देनी चाहिए। उससे क्या रहता है कि एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन बन जाती है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव लैक्ड। एंड देन अगेन दिस इज़ वन। सेकेंड, आई वुड से दैट वी ऑल्सो लैक, जो मैंने अभी पहले भी ये आपको थोड़ा सा बताया था, वी लैक द इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। वो एक जो स्ट्रीम हायरार्की की मैंने पहले बात करी थी, ये वो जो एक स्ट्रीम हायरार्की है कि साइंसेस वाले ही सबसे ब्राइट हैं और कॉमर्स वाले उससे कम ब्राइट हैं और आर्ट्स वाले तो बिल्कुल ही ऐसे हैं। तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ हमारे को प्रमोट करनी चाहिए। एटलीस्ट हमारे स्कूल्स में हमारे टीचर्स को इस चीज़ को बिल्कुल जो है मना करना चाहिए और इसके लिए हमारे को अपने टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। So जैसे हम लोग TMU में we do a lot of faculty development programs. We call them FDPs. We call resource people from outside. We also have an entire CTLD system on campus. CTLD stands for Center for Teaching and Learning Development. So this is an entire department set up at TMU. हमारी यूनिवर्सिटी में हमने इसी को सेटअप किया है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द फैकल्टी, ये हम लोगों को रेगुलर कराने हैं, वीकली प्रोग्राम्स कराने हैं और हर कॉलेज में और हर डिपार्टमेंट में कराने हैं। सो वो आई थिंक एक जो हमारी जो एक ट्रेनिंग है टीचर्स की और एक एजुकेटर्स की जो ट्रेनिंग है वो हम लोगों को इस तरीके से करानी चाहिए कि वो चीज़ों को आगे अच्छी तरीके से बढ़ा पाए। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू पर्सनलाइज एजुकेशन। I think you have to understand that every student has a different need. हर स्टूडेंट की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उसका अपना एक माइंडसेट है, उसका एक अपना एक लर्निंग का पैटर्न है। उसको अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और एक ही सिस्टम में सबको लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद वहाँ से कहीं ना कहीं से वो प्लग लूप होल बन के वहाँ से लीकेज होनी शुरू हो जाएगी। सो ये मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा अपने इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए आगे की शिक्षा नीति को तैयार करना चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा है वो इन सब चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। अब लेकिन वो पॉलिसी में ही सिर्फ एड्रेस नहीं करना चाहिए, वो हमें ऑन ग्राउंड भी एड्रेस करना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज समथिंग दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाउचेस फॉर, एंड आई कैन वाउच for TMU. Tirthankar Mahavir University has been delivering interdisciplinary education since its inception in 2008. तो मतलब हमारे यहाँ क्योंकि डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस ही इतने सारे हैं, it is not humanly possible to separate them out.
तो सबकी इंटरेक्शन सबसे होती है और सबकी क्लासेस भी सबके साथ होती हैं, तो वो एक इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने से पहले, उसकी पॉलिसी आने से पहले ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी अगर हम लोग इस पे ध्यान दें तो आई थिंक चीज़ें बेहतर होंगी। यही सारी चीज़ें हम लोग बाहर भी देखते हैं। मैं बाहर जब होके आया हूँ तो 3 साल मैं अमेरिका में भी रहा, 1 साल मैं लंदन में भी रहा, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान नहीं है, बाकी बहुत चीज़ों पे ध्यान है और एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है। तो अगर आपके बाहर की स्टडी के एक्सपीरियंस की बात करें, जहाँ पे आपने टफ्ट्स में पढ़ाई करी एंड यू वर इन लंदन एज वेल, तो उन 3 या 4 सालों के अंदर कोई ऐसा एक कोर फैक्टर आपने क्या देखा कि जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारी स्टूडेंट जो फॉरेन में पढ़ते हैं या फिर जो वहाँ का भी जो स्टूडेंट है, बेस है, तो इतना ज्यादा जो ग्रो हो जाता है या एक स्टेप अहेड रहता है, जो अक्सर देखने को मिलता है ना। तो क्या एक कोर फैक्टर आपने ऐसा ऑब्जर्व किया एजुकेशन सिस्टम में, वो डिफरेंस जो आपने ऑब्जर्व की? देखिए, डिफरेंस बस इतना होता है कि जब आप इतने पैसे दे के जाते हैं तो थोड़ी शर्म भी आती है कि इतने पैसे दे के अगर मैं आया हूँ और मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही होता है। क्योंकि मैं तो देखिए जैन हूँ, मैं बहुत बनिया दिमाग से सोचता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये अगर हम एक चीज़ में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो कुछ आना चाहिए, उसका रिटर्न तो कुछ आना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इस तरीके से मेरी तरह सोचते होंगे और इस वजह से वो एक मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत हाई रहता है। अब हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और हमारी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन फॉर एवरीवन करना चाहते हैं, जिससे हम लोगों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। वो इवन दो द थॉट इज़ वेरी नोबल and wise, sometimes what ends up happening is that this thing can turn on its head. उसमें क्या हो जाता है कि कभी कभी लोग चीज़ों को ग्रांटेड के लिए लेने लगते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो जो एक चलता है एटीट्यूड है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मोटिवेशन फैक्टर में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट when students go abroad, तो उनको ये पता होता है कि हमारे यहाँ पे टीचर्स हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे। तो वो जो हैंड होल्डिंग वाला फैक्टर है वो अभी हम लोग इंडिया से ना तो निकाल सकते हैं और ना ही निकालना ठीक भी रहेगा, लेकिन उसकी वजह से भी वही है कि इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड। वहाँ पे दोनों जगह आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप हटा देंगे तो फिर वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर पाएगा, और अगर आप रखे रहेंगे तो उसको लगेगा हाँ ये तो करा ही देगा ना, मुझे क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को इसमें एक बैलेंस बना के चलना होगा। एंड आई थिंक वंस दैट बैलेंस इज स्ट्रक, which is difficult, I would say, but not impossible. Once that balance is struck, we should be on a good track. मुझे ऐसा लगता है अक्षत कि यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी जो फेस करने को मिलती है कि हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए भी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब कॉलेज में जाते हैं तो इवन वाइल सेलेक्टिंग द कॉलेज उनका क्राइटेरिया रहता है कि कहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी रहती है। तो जो यूथ है जब वो कॉलेज में एंटर ही इसलिए कर रहा है कि मुझे तीसरे या चौथे साल के बाद प्लेसमेंट में कितना पैकेज चाहिए मेरे पेपर पे, अपॉइंटमेंट लेटर पे, तो उस सिनेरियो में हम इसको कैसे फिर इम्प्लीमेंट करें, या आप क्या एडवाइस करते हैं कि एक इंसान कैसे फिर एक हाई पेइंग जॉब के अंदर भी आए लेकिन वो अपनी स्किल्स को भी इस तरीके से, खुद को इस तरीके से डेवलप करे कि वो एक प्रॉपर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ ये कि चलो रेटिफिकेशन कर दिया एंड ऑल वो सब कर दिया एंड देन एक जॉब पकड़ ली। एब्सोल्युटली। सो देखिए, जब मैं आया क्वाइट ऑनेस्टली 3 साल पहले जब मैं अमेरिका से वापस आया तो मैंने यही देखा कि जो हमारे यहाँ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि पढ़ाई तो हो रही है लेकिन साहब नौकरी नहीं मिल पा रही। तो वो जो एक इशू था, उसको इशू को एक तो मतलब सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ से उसने देखा है कि उसके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं या उसके पिताजी किसी की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो चाहेगा कि मेरे को एक नौकरी मिले, और नौकरी जो मिले वो इस तरीके की मिले कि मेरे को गाड़ी ना चलानी पड़े, बहुत अच्छे से मैं एक जगह पे लग जाऊं जहाँ पे मेरे को कंफर्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए। तो ये हम लोगों को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि
हर आदमी के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग सोचते हैं। बट अल्टीमेटली व्हेन आई गॉट बैक, व्हाट आई सॉ इज दिस दैट यू नो we could not encourage companies to come and to recruit. तो जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैंने नर्सिंग कॉलेज में अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट में ये एक चीज़ नोटिस करी थी। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट्स एंड स्टाफ से जब बात करी तो उन्होंने यही बताया कि साहब नौकरी नहीं है, एंड पढ़ाई वढ़ाई अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बट अगर हम एम्प्लॉयबल नहीं हो पाएंगे तो हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो इस केस में मैंने कहा कि ये तो ठीक बात है, अब इसमें कैसे क्या करना चाहिए। तो अब फिर मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाके बात करी। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैंने देखा कि मतलब मैं दिल्ली में भी गया, बॉम्बे में भी गया, पुणे में भी गया, वहाँ पे मैंने बात करी। मैंने कहा आप लोग कैसे रिक्रूट करते हैं। सो व्हाट दे टोल्ड मी टोटली ओपन माई आइज़। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग रिक्रूट तो कर लेंगे, वी डोंट माइंड रिक्रूटिंग फ्रॉम एनीवेयर, स्टडीज़ आर ऑलमोस्ट द सेम, इट्स नॉट दैट, बट हॉस्पिटल इज़ नॉट जस्ट अ टेक्निकल हॉस्पिटल जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी साइंटिफिक स्किल्स और अपने डॉक्टरी स्किल्स चाहिए और आप उसको जो है बना सकते हैं, मतलब पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। आपको लोगों से बात करनी है, यू हैव टू मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल। आप अगर मरीज़ से अच्छे से बात नहीं कर पाए, एक हंस के उसको थोड़ी सी दिलासा ना दे पाए, तो आप किस बात के नर्स। तो मतलब ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि हम लोग 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए हम लोगों को रीओरिएंट करना पड़ता है अपने फ्रेश ग्रेजुएट नर्सेस को। तो जब मुझे ये वाली बात पता चली तो तब मेरे को लगा कि हाँ, मतलब ये लोग भी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड देन आई केम बैक, आई डिड सम मोर रिसर्च, आई फाउंड आउट दैट हमारी नर्सेज जब ग्रेजुएट हो जाती हैं, उसके बाद ग्रेजुएट होने से पहले उनके पास 6 महीने का एक इंटर्नशिप पीरियड होता है। सो उस इंटर्नशिप पीरियड में ये लोग लोकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कुछ गेस्ट लेक्चर्स सुनते हैं, बट नथिंग टू प्रोडक्टिव। तो मैंने क्या सोचा, मैंने एक पार्टनरशिप कंसीव करी जिसमें हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो है, अच्छे हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट अपना ओरिएंटेशन स्टाफ और अपना नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हमारे कैंपस में भेज दे 2-3 महीने के लिए। उनका खाना पीना रहना और उनके ट्रैवल्स हम लोग देखेंगे, बाकी बस वो उनको भेज दे, अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, और इस वे में हॉस्पिटल का अपना ओवरहेड का खर्चा बचा, उनको रीओरिएंटेशन नहीं करानी पड़ी, और वो सारा उनका खर्चा बच गया, और मेरे पास एक 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड की जो है वो मील का पत्थर मेरे सामने आ गया। सो इस तरीके से एक कोलैबोरेशन करी जिसमें दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन थी, एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट रियली मेड द इम्पैक्ट। And today, it's been 3 years to that program and 3 years to that partnership, and we have, a flawless 100% placement record for our nursing department. तो मतलब इस तरीके से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप्स इस तरीके से हों जहाँ पे दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिल रहा है, एंड बोथ दीज फील्ड्स आर वेरी इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। एक स्किल्ड लेबर सेट आपको एजुकेशन इंडस्ट्री से ही मिलेगा, और एकेडेमिया अगर इंडस्ट्री में ना जाए तो एकेडेमिया इज टोटली यूजलेस अनलेस यू वांट टू ओनली टीच। तो हर आदमी का वो सपना भी नहीं होता कि वो सिर्फ टीच करे। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से सोचा कि हम ये पार्टनरशिप्स बनाएं और आगे इस काम को बढ़ाएं। एंड मतलब मैं ये इस तरीके से इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि नॉट ओनली फॉर जॉब्स बट आवर स्टूडेंट्स शुड हैव एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एंड दे शुड हैव दैट क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, जिसमें वो एक्चुअली यही ना सोचे कि मैं सिर्फ जॉब लेना चाहता हूँ। दे शुड नॉट ओनली बी जॉब सीकर्स, दे शुड बी जॉब क्रिएटर्स। And for that, to that effect, we have actually established the incubation center here at TMU, and that is in partnership with Bosch and Atal Innovation Mission of the Government of India. So, usme bhi, I am happy to say that there have been 2 teams from our computer sciences department, जिन्होंने Smart India Hackathon 2020 when the pandemic was going on, उस समय 2 teams ने they won a handsome amount by solving a problem of the Karnataka government. So these are the things that we are trying to do here at TMU, and इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो एक स्टूडेंट बेस है, it should have options for jobs, but it should also have options to create their own destiny as an entrepreneur. तो उस जर्नी पे हम लोग अब
जाने का प्रयास कर रहे हैं। So when it comes to entrepreneurship, like you just mentioned, right? तो एक है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से एफर्ट लगाता है, phenomenal, you're doing phenomenal with that, right? But I want to know कि एक इंसान के पास या एक यंगस्टर के पास जो ग्रेजुएट अभी हो रहा है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर इन एजुकेशन इंडस्ट्री? क्योंकि नॉर्मली जब एजुकेशन फील्ड की बात आती है तो सबसे पहला एक वो आता है कि भी चलो या तो हम स्कूल ओपन कर सकते हैं, कॉलेज या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, जो एक कॉमन मार्केट में जो चलन चलता हुआ आ रहा है, राइट? अब थैंक्स टू द बूम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एडटेक, तो अब एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस भी ओपन हो रही है, राइट? उसके अलावा व्हाट डू यू फील कि एक इंसान के पास एजुकेशन फील्ड में एंटरप्रेन्योरियल क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? There are many opportunities, in fact, which people generally don't think about. But education consultancy is a big thing. अगर आप आज एक जगह से एजुकेशन लेके आए हैं एंड इफ़ यू गो इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सी कि वहाँ पे लूप होल्स क्या है, क्योंकि आजकल भी मतलब जो हमारी बिग कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जो McKinsey, Bain या BCG, they are working with big corporate projects. They are not working with the education sector per se. So education is basically it's transformational. It moves one person from one place to the other. It's a beautiful journey if you're part of it. And लोग अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं that they can be education consultants, they can go into ed tech nowadays, as you just said, and whatever people do with education, ultimately it doesn't boil down to money as much as it boils down to satisfaction and inner peace of mind. So I think this is something that is valued by others in a way that they can't value it in a very monetary sense. So that so a few things that I can think of जब एक आदमी ग्रेजुएट करता है और एक एजुकेशन इंडस्ट्री में जाने का सोचता है. सो एजुकेशन इज़ अ वास्ट फील्ड एंड जो ऐसा सोचता है कि मैं सिर्फ एक स्कूल खोल सकता हूँ या मैं सिर्फ एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी एडटेक कंपनी खोल सकता हूँ और काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो एक गलत धारणा होगी. इसीलिए क्योंकि इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे इतने लोग हैं, उनको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए होता है. तो अगर आप इंडिया में सक्सेसफुली अपना काम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है आप दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट होने के बाद अगर आप इंडिया में नहीं सेल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बाकी जगह भी नहीं कर पाएंगे. तो एजुकेशन कंसल्टेंसी is something that has really picked up over the last few years. एजुकेशन कंसल्टेंसी में हम लोगों ने ये देखा है कि जो लोग बाहर से पढ़ के आते हैं और जिनको थोड़ा सा एजुकेशन वर्ल्ड के बारे में आइडिया होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के बाद उसमें उसके क्या लूप होल्स हैं, उसको किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे कम टू द फोर. And apart from that, people are building platforms left, right and center, and now today that technology has moved past the barriers of just classrooms. It's everywhere. तो उसमें क्या होता है कि लोग कुछ भी आइडिया उनके पास छोटा मोटा होता है and they bring it onto the platform and then they sell it to others. So when you basically start to see how much your expertise is valued by others, जब आपको ये पता चलता है कि आप लोग कितना आप इन सब चीज़ों में काम कर सकते हैं, then you also begin to notice yourself and you begin to evolve in ways that you never knew you would. So मुझे लगता है कि यही एक this is what true self actualization is. I'm going in a little meditative off track beat, but this is not something like that. This is not the self actualization that you attain through meditating. This is self actualization that you attain through education. बिकॉज आप अपने बारे में भी जानते हैं, आप दूसरों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं और आप उससे अपनी ज़िंदगी को जो है सुधारने की कोशिश करते हैं, और उसी तरीके से आप खुद को जब सुधार लेते हैं तो दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग एजुकेटेड, व्हेन यू कैन नॉट जस्ट बी नॉलेजेबल योरसेल्फ बट एक्चुअली पास दैट ऑन to several others and try to see ki how much benefit that is making in others' lives. So there's a lot of research and development that's going around in the education field today, and
people have many options, not only limited to government jobs or to opening schools or to being a tech entrepreneur, but to many other things such as an education consultant or being a करियर conscious काउंसलर है guess, Right, because being this a field being a अभी भी conscious इतना untapped potential है इस चीज का. absolutely. So they there's a lot of potential that one can gain from this field. एब्सोल्युटली राइट. जब आपने पॉइंट बोला ना अबाउट द सेल्फ रियलाइजेशन, अबाउट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू एजुकेशन, इनफैक्ट उस टाइम पे मेरे माइंड में ये एक पॉइंट आया कि मतलब हमारे देश में ना अगर किसी भी इंसान से आप पूछो कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप ये भी कर सकते थे, तो लौट के एकदम से तपाक से एक इंसान आंसर के देता है कि यार मुझे गाइडेंस नहीं मिली, सही टाइम पे किसी ने बताया नहीं, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था या हमें नहीं पता था, हम लोग बस इसलिए साइंस ले लिया, हमें नहीं पता था कि आज ह्यूमैनिटीज में भी इतना स्कोप है. राइट, तो वहां से समझ में आता है कि हमारे अभी करियर काउंसलिंग कितना कम लेवल पे है, जिसकी कि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे. Absolutely. I think it is important कि हम लोग इस तरीके से, that is what I said, हमारी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हम लोग अगर अपने फैकल्टी को ही नहीं ट्रेन करें कि हाउ टू बी अ गुड गाइड, तब तक वो हम अपने स्टूडेंट को कैसे अच्छा बनाएंगे. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ फोकस ऑन. सो उस तरीके से हम लोग करियर काउंसलर नहीं, हम लोग लाइफ काउंसलर बनाना चाहते हैं कि वो एक लाइफ को सुधारे, नॉट जस्ट राइट, इसी की रिक्वायरमेंट है जी. अच्छा, हमने यहाँ पे एक एस्पेक्ट की बात करी कि चलो टीचर गाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, स्टूडेंट वाले एस्पेक्ट की, तो वहां पे ये आता है कि यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनफैक्ट कि एक इंडिविजुअल जो है वो क्या इनिशिएटिव्स ले कि जो वो गाइडेंस के लैक में बैठा रहता है ना, वो वाला फैक्टर हट जाए, कि भाई वो किस तरह से खुद इनिशिएटिव्स ले, चीजों को जानने के लिए इंक्विजिटिव बने, अपना माइंड ओपन करे, एक्सप्लोर करे, लाइक यू डिड व्हेन यू वर एट टफ्ट्स, तो आप, और प्लस जैसे आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया भी था कि आपने टॉप भी किया उत्तराखंड स्टेट व्हेन यू वर इन 12th स्टैंडर्ड, राइट. तो वहां से देन टू टेक एडमिशन इनटू फॉरेन एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू, नाउ यू आर गोइंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल, ठीक है. तो इस सारे प्रोसेस में आई बिलीव एक स्टूडेंट का इंक्विजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी आप ऐड ऑन करो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इंसान वो इनिशिएटिव्स कैसे ले, कैसे खुद से जाए, निकले बाहर के, यार ठीक है कॉलेज, ट्यूशन, घर और सिर्फ इससे हटके भी मुझे और चीज़ों में जाना है, कैसे लाए वो वाली चीज़ अंदर से. आई थिंक बहुत अच्छा आपका ये क्वेश्चन है, और पहले तो थैंक यू, इतने मीठे मीठे आपने शब्द बोले मेरे बारे में. लेकिन मुझे क्या लगता है दैट टुडे the students of today and the youth of today is facing a very new set of challenges, and because of the global shifts in perspective and in the way that education is delivered, उन सब की वजह से क्या है कि there are these shifts that were unimaginable in the past. तो अब वो क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो लोगों को थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक अडेप्टेबिलिटी में इशू आता है. सो बिकॉज दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन format, their parents were used to a certain format, and their teachers are used to a certain format. उस वजह से क्या है कि वो एक ट्रांजिशन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईजी नहीं हो पा रहा है हमारी यूथ के लिए आज. सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से, किस वे में अपनी लाइफ को गाइड करें. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों को एड्रेस करना है. एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर नॉट जस्ट सेइंग दैट आप कैसे बच्चे को पढ़ाएं, बट इट्स ऑल्सो सेइंग आप बच्चे को गाइड कैसे करो. What are the changes that are happening to the education scenario, the education world today, that need to be updated, with you as teachers and as guides. So that is something that, we are paying a lot of focus on. But, as you said, तो मेरी जो जर्नी रही है वो इस तरीके से रही कि my father is a very clever man, and he told me कि यार तुझे वहाँ पढ़ना है जहाँ पे ये राजीव गांधी और संजय गांधी और ये बाकी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह पढ़े हैं. मैंने कहा हाँ मैं पढ़ूंगा, because he knew that I used to listen to speeches of leaders as a kid, and I was very inspired by how people speak in public and all of that from a very young age. तो उन्होंने वही कार्ड प्ले किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार जाओगे, तो मैंने कहा हाँ जाऊँगा. जी मैंने एग्ज़ाम दिया, हो गया काम, और उसके बाद फिर मैं चले गया. एंड आई वॉज एट द एज ऑफ 8
when I did not even know how to tie my shoelaces. I went to Vellum Boys in Dehradun, and वहाँ पे फिर मैं 10 साल पढ़ा. At the age of 18 I was ready to go out to America, for my undergraduate studies. So उसके बाद फिर मैं Tufts University गया. वहाँ पे मैंने दोबारा से international relations and economics, that is what I studied. उस बीच में मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गया 1 साल के लिए. सो मतलब मेरा जो एक मतलब मैं तो अपने आप को समझता हूँ एज अ थर्ड कल्चर किड, born somewhere, educated somewhere, and then now working here. So इस तरीके से I have had many cultural exchanges, जिसकी वजह से I feel fortunate कि मतलब मैं ये सारी चीज़ें अब आगे भी शेयर कर सकता हूँ. तो and now when I came back, तब मेरे को ये लगा कि जो भी मैं सीख के आया हूँ और जो भी मैं पढ़ के आया हूँ वो सब चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊँगा ही. बट क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसा कोर्स अपने लिए करूँ जिसके लिए something that will not just be mine, but of the many others that are going to join us today and tomorrow, जिसकी वजह से वो they can feel proud about it, and they can have the benefit of my education. So I chose to do a master's in educational leadership program from Harvard, and fortunately I have gotten in, so I will be going in August, and मैं समझता हूँ कि वो डिग्री जब मैं करके आऊँगा वापस, so I will come back with a double vigor to work towards these issues in an even more streamlined manner. So जो आपका क्वेश्चन रहा कि किस तरीके से you get this kind of zeal to work towards all these things, ये क्वेश्चन तो शायद मतलब मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये जो एक चीज़ है ये दिस इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरनल, एंड जब तक आपके अंदर से एक आवाज़ नहीं आती है कि मेरे को करना है, कुछ करके दिखाना है, तब तक वो होगा नहीं. अब क्या है दैट once you have this thing set in your mind, what I had, that I want to come back and I want to serve, this feeling, I think ये इसने मुझे आगे बढ़ाया, और इसकी वजह से मैं इतना ड्रिवन जो था मैं रहा. अब क्या होता है कि बाकी काफ़ी हद तक लोग बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाने का उनका एक मोटिव जो होता है वो ये भी होता है कि वहाँ पे एक जैज़ी लाइफस्टाइल है, एक बड़ा फैंसी सा लाइफस्टाइल है, हम वहाँ पे जाएंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद 2 साल नौकरी करेंगे, फिर एक वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे और वहीं रुक जाएंगे. तो जब मैं गया था तो मैं इस पर्पस के लिए गया ही नहीं था, मैं गया ही इस पर्पस के लिए था दैट आई वांटेड टू ब्रिंग बैक द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ all the Ivy League education world and all the modern education world back here to Moradabad and to other smaller cities in India. तो मेरा यही पर्पस था, और उसी पर्पस की वजह से मैं गया. जब मेरी ग्रेजुएशन हुई 2019 में, तब मुझे ऑफ़र मिला था Deloitte से, and that was in their San Jose office in California, and it was a very lucrative offer, and मतलब कोई ऐसा there was no good sense in why I rejected that offer, but the only good sense, and I think the only sense was that I had gone there not to settle there, I had gone there to learn the best practices, come back and serve India, and serve the smaller towns of India through the best education, through the Ivy League education that we can provide here at our own university at TMU. So these were the reasons that I took with me when I had gone, and this was something of an internal calling and an internal voice. तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये एक मेरे अंदर ड्राइव बनी, और अब जब मैं जा भी रहा हूँ दोबारा 1 साल के लिए, तो अब तो क्योंकि अब मैं काम में आ चुका हूँ और मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जो पढ़ाई होगी वो सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे हो पाएगी. वहाँ पे जब दिन होगा तो इधर रात होगी, और वहाँ पे जब रात होगी तो इधर दिन होगा. तो वहाँ पे मैं दिन में पढ़ाई करूँगा, रात में यहाँ से जूम मीटिंग्स में कम से कम ये भी देखूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. So I think this is that drive that you're talking about. It comes from within, when you tell yourself that this is what your purpose is, this is what your mission is. And I think I was clear that मेरा mission यही है. I want to bring back Ivy League education to the tier 2, tier 3 cities of India. Right. Wow, lovely. I mean, great. अभी थोड़ा मुझे प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि this is for the this is for the very पानी भी ले लेता हूँ.
एक्चुअली दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अक्षत के मैं किसी इंसान को ना ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि मैं वो वाले एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, बिकॉज और उसके लिए एक्चुअली कोई इंसान एक्शन ले रहा है। बिकॉज अभी तक तो यही सुना है कि अच्छा ऐसा करना है यार, यू नो फॉरेन जैसा एजुकेशन बनाना है, यहाँ जैसा ये करना है, बट यहाँ पे जो आपने बोला इट मेक्स ऑल द सेंस, क्योंकि वो प्रैक्टिकल टर्म्स पे है। यू हैव अ प्रॉपर एक्शन प्लान फॉर दैट, राइट? आपका आर्टिकल पढ़ा मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, अमेजिंग बात आपने बोली कि आप उसको टीयर 2 टीयर सिटीज तक लेकर जाना चाहते हो उस एजुकेशन को, राइट? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई अभी तक आपने उसको लेके क्या क्या इंप्लीमेंट किया है? लाइक यू नो जब आपसे पहले मेरी बात हो रही थी, यू टोल्ड अबाउट 4 P's, राइट? आई मीन आई वाज फ्लोर्ड बाय दैट एक्शन प्लान। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप वो जरूर डिस्क्राइब करो, और उसके अलावा आपको क्या लगता है यू नो कि कौन सा ऐसा एजुकेशन कल्चर है जो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक आईवी लीग का? एब्सोल्युटली। तो हमारी जब पहले बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था दैट यू नो व्हेन आई गॉट बैक, मैं कभी भी किसी एक ऑफिस में नहीं बैठा। मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने पैदल टूर किए और मैं पूरी यूनिवर्सिटी में हर जगह बस घूमता था, और इस तरीके से घूमता था कि कभी मैं अकाउंट्स ऑफिस में जाके बैठ जाता था एक इंटर्न की तरह, कभी मैं जाके परचेज़ में बैठता था, वहाँ पे देखता था किस तरीके से हमारे परचेज़ हो रही है, कभी मैं किसी कॉलेज में राउंड लगाता था। तो इस तरीके से मुझे क्या हुआ कि आई गॉट टू नो यू नो द क्रक्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ओवर इन अबाउट 140 acres, you know, and catering to you know almost 12,000 students and approximately 3,000 employees. I got to know कि ये एक large organization like this how it is functioning. तो वो एक जब मेरे को आइडिया थोड़ा सा लगा तो तब मैं जाके कोई भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ का आप एक्शन प्लान सिर्फ और सिर्फ एक टॉप लेवल से नहीं बना सकते। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप ग्राउंड पे नहीं देखते कि ये चीज़ें क्या हैं, समझते नहीं कि वो रियलिटी क्या है, तब तक आप चीज़ों को उस तरीके से आप नहीं ला सकते। सो यू नो इट इज़ वेरी इजी टू से that this is what you've seen in America, this is what you've seen in London, just bring it back, you know, but that's not how it goes. The social realities in which in where you operate, those change. लंदन में और मुरादाबाद में फ़र्क सोशल रियलिटीज़ का है। वहाँ पे क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप उस चीज़ के लिए माइंडफुल नहीं होते तो तब तक आप कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते एक अच्छे से चेंज को। बट यू नो तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशंस करने के लिए मैंने यू नो मैंने बहुत प्रयास करे इस बात के। और फिर उसके बाद यू नो मैंने जो सबसे पहले एक जो काम किया वो ये किया कि हमने अपना जो मिशन और विजन है उसको पूरी तरीके से रीडिफाइन किया। हमने अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड एंड रिसर्च इंटेंसिव यूनिट, रिसर्च इंटेंसिव इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने आप को बदलने की कोशिश करी है। सो वी बेसिकली डेवलप्ड एन एक्शन प्लान नाउ टू यू नो फोकस ऑन द 4 P's ऑन कैंपस। तो वो मेरी आपसे जो पहले बात हुई थी वो इन्हीं 4 P's पे हुई थी। द नंबर 1 इज प्लेसमेंट्स, यू नो प्लेसमेंट्स, पार्टनरशिप्स, you know partnerships from abroad, partnerships from industries, partnerships from you know fellow universities, all of that, and then patents, which includes you know your research patents and publications, you know कि publications में आपके टीचर्स के, आपके फैकल्टी के, आपके स्टूडेंट्स के कितने पेपर्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। so all those things. So I think you know just giving out a mission of the university that we are going to focus on these 4 P's, you know, partnerships, placements, patents and publications. बस ये थोड़ा सा एक आइडिया देने से, you know, just to streamline that process and giving that direction, I think that has made all the difference. Because लोगों को पता है कि ये सब चीज़ें हमें करनी है, लेकिन अगर एक spelled out तरीके से उनको पता चल जाए तो उनको ये भी पता चल जाता है कि अगर हम ये करते हैं तो हम एक यूनिवर्सिटी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। So once that feeling comes into you know the constituents, then they are able to work in a much more streamlined manner. And I think यही हुआ है, क्योंकि जब मैं बाहर पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये जो 4 चीज़ें हैं इस पे यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी की क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है
तो आपको उसके स्टूडेंट्स से करनी होगी। स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे जब आप उनके प्लेसमेंट्स देखेंगे, स्टूडेंट्स की आप पब्लिकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में रिसर्च वगैरह करते हैं कि नहीं। फैकल्टी के पैटर्न्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल पे हैं। और आपको ये भी पता चलेगा पार्टनरशिप से कि वो यूनिवर्सिटी कितना वो कहते हैं ना हिंदी में कुएं का मेंढक। तो अगर आप एक कुएं का मेंढक हो और आप एक ही जगह पे बस लिमिटेड हो तो उसमें आपका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। You have to go global today. In this day and age, you have to go collaborate with people, and that is something that is a skill that we want to teach all of our students as well. कि life is not competition, life is collaboration. तो अगर आप पार्टनरशिप्स नहीं करोगे, अगर आप साथ में बैठ के ग्रुप डिस्कशंस में काम नहीं करोगे, तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए या अपने लिए भी you're not going to prove yourself useful. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप साथ में काम नहीं कर सकते तो आप अकेले तो किसी को काम कराना ही नहीं होता आज की डेट में। अकेले कौन काम कराएगा? वो तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट इन आवर ethos and in the values that we try to teach to our students. So that's something that has really taken place. Then when I came back, I saw that our digital presence is very limited. So in order to do that, I overhauled the entire digital marketing team. We got in new folks, and now today our students, our prospective students, they can get a nice 360-degree tour on Google and see which dorm they're going to be staying in, how their rooms are going to look like, किस क्लासरूम में वो बैठ के पढ़ाई करने वाले हैं, उस क्लासरूम का फर्नीचर कैसा है। So ये सारी चीज़ें और हमारी यूनिवर्सिटी की लश ग्रीन लॉन्स और रोड्स आपके सामने आपके गूगल टूर पे आपको मिल जाएंगी। सो स्टफ लाइक दैट, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको धीरे धीरे थोड़ा इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली these are the things that really speak to the soft power of a university, and the hard power obviously is the infrastructure that a university has, which has been worked on tremendously by my father and by my grandfather. But now what the work needs to be done, and which is equally hard, is on the softer parts of the university. So that is something that we are continuously doing, and upgradation projects such as मेरा जो विजन है वो सिंपल है कि दुनिया की जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको मिलें, थोड़ी थोड़ी लेके अपने सिस्टम में आपको कैसे ढालनी है, बस वो करना है। तो मैं आई हैड गॉन टू स्पेन एंड आई सॉ in Sevilla in south of Spain a very cool concept of a sunken courtyard. ये वहाँ पे क्या होता है कि ज़मीन से थोड़ा सा नीचे एक पेवमेंट बनाते हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। वाई दिस इज़ डन इज़ बिकॉज साउथ ऑफ स्पेन इज़ वेरी हॉट। तो जब आप थोड़ा सा संकन ग्राउंड बना देते हैं, दैट रिमेन्स अ लिटिल कूलर देन द टॉप, और वहाँ पे लोग ऐसे बैठ के दे हैव कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस। तो उस तरीके की चीज़ हमने अब अपनी यूनिवर्सिटी में भी प्लान करी है और उस पर काम चल रहा है। Okay. So, a sunken courtyard is on its way. A meditation and Zen retreat is on its way. An exclusive cycling track for students is on its way. तो मतलब electric shuttles to take one person from one place to the other on a large campus of 140 acres, that's on its way. So all these things they are continuously upgrading the university. और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि हम लोग एक जो एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होना चाहिए, जो एक फीलिंग होनी चाहिए एक कैंपस में, उसको हम यूपी में ही नहीं पूरे इंडिया में नंबर 1 करना चाहते हैं। ओह एब्सोल्युटली, इतने ज़बरदस्त विजन और ऐसे तगड़े एक्शन प्लान के साथ और इस इंटेंशन के साथ तो डेफिनेटली होगा ही होगा, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी हो रही है जो आपको सुनने वाले ना, आई एम श्योर हर एक इंसान को हो रही होगी। ठीक है, पहले तो वो सोच रहे होंगे कि भाई इनकी एज क्या है, इज ही लाइक 35-40 राइट? जो इतना ज़बरदस्त एक्शन प्लान रेडी है, इतना स्ट्रॉन्ग विजन है और इतनी सीरियस बातें, आई मीन यू आर जस्ट 25, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, right? I mean, I don't know if I should thank you for that comment or if I should not thank you for that comment. लेकिन मतलब मैं शायद समझ रहा हूँ आपकी बात को। I think क्या होता है कि
when you have like a vision that you want to work towards and a mission you want to work towards, तो आप उसको थोड़ा अर्ली एज में ही जब आप उस पे काम करना आप शुरू कर देते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। अभी मैं नहीं समझता कि मेरे को पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि मेरे को कैसे करना है और क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो अगर मेरा वो डायरेक्शन क्लियर है तो थोड़ी सी मेरी बातें अपने आप आपको थोड़ी बहुत क्लियर लग रही है। तो मुझे लगता है कि उस वजह से आपको ऐसा थोड़ा सा लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। मेरी क्यूरियोसिटी एक सेकंड लेवल पे भी आ रही है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं, आप पूरी करें बात। हाँ, तो यू नो दिस इज समथिंग दैट यू नो आई डोंट थिंक इट इज इनब्रेड और इनबॉर्न या इनहेरेंट, मतलब ये अंदर की कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप जब एक मिशन को लेके काम करते हैं और उसमें अपना मन लगा के काम करते हैं तो वो चीजें अपने आप थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। एंड आई फील दैट इज द यू नो वो इंग्लिश में सेइंग है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। तो थोड़ा थोड़ा मैं अपने लिए डायरेक्शन खोलना चाह रहा हूँ और कुछ कुछ रास्ते ऊपर वाला की मेहरबानी से भी खुलते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है उन लोगों के लिए भी जो कहीं ना कहीं सोचते हैं अच्छा ठीक है ही इज़ फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली, तो वो चीज़ें ठीक है, घर में वही बातें होती होंगी तो ऐसा हो रहा है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा आंसर आपने दिया कि वो कोई इनब्रेड नहीं है, वो आपने खुद वो इंक्विजिटिव होके वो चीज़ों के ऊपर वो पर्पस फाइंड करके यू बीन ऑब्जर्वेंट अबाउट थिंग्स, इसलिए वो वाला हो पाया। नाउ कमिंग टू द पर्सनल फ्रंट, राइट, हम ये जानना चाहते हैं कि भी 25 की एज में अक्षर इतने सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, अभी हार्वर्ड भी जा रहे हैं, व्हाट्स हिज पर्सनल लाइफ लाइक? Personal life, I love to I love to read. तो आप जब मेरे से पूछ रहे थे कि ये ऐसी बातें कहाँ से आ रही हैं या क्या आ रही हैं, कुछ कुछ आइडियाज़ जब आप रीड करते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। और मैं मतलब आई एम एन एविड रीडर और मुझे तरह तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, जिसमें से हिस्ट्री इज़ मेरा सब्जेक्ट भी था और मैं जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं साउथ एशियन हिस्ट्री, अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ता भी हूँ। तो वो है, प्लस आई लव टू रीड फिक्शन इन माई फ्री टाइम। P.G. Wodehouse is one of my favorite authors. Has a very dry sense of humor, लेकिन समझ में आता है तो पढ़ते पढ़ते भी हंसी आ जाती है। Then I am someone who loves to go out, but before going out I love to see that my paperwork is complete and my desk is empty and there's no work lying that I need to finish. So मेरा एक जो सजेशन होता है, because काफ़ी बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी ये पूछते हैं कि when you're out it doesn't feel like you have any work. तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, काम नहीं है, वो बस ये है कि उस समय तक के लिए मैंने ख़त्म कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम अपनी जीवनचर्या को चलाएंगे कि आप जब बाहर जा रहे हैं तो अपना पूरा काम करके जाइए, जिससे आपको कोई माइंड में कोई ऐसा बाधा ना हो कि मेरे को ये करना है वो नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक इट इज़ अबाउट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। अगर आप एक काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मेरी पर्सनल फिलॉसफी यही रही है दैट डू व्हाट इज़ टू बी डन इन वट एवर मोमेंट इट इज़ टू बी डन, एंड जब आप व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग डोंट थिंक अबाउट द अदर। Multitasking and all is a great thing, but I feel that sometimes it also creates a lot of clutter in your head. So just try to I'm just trying to do what I can in whatever moment I get. ऑल्दो आपने मतलब अपनी सारी कॉन्वर्सेशन में इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दे ही दिए हैं हमारी ऑडियंस के लिए, खासकर हमारे यंगस्टर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं, बट स्टिल कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन, कोई एक मैसेज जो आप पर्टिकुलरली देना चाहते हैं विच यू फील ओके विच इज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस टाइम पे फॉर यंगस्टर्स टू लिसन? Come back to India and serve. Oh, lovely. You have my heart for this. That's great. Don't just stay back. Come back to India and serve, because this country needs you, and this country has given you a lot of things, and it's always a nice idea to give back to the country that has given birth to you. Wow,
लवली यार, आई मीन ये लास्ट वाली लाइन से तो बिल्कुल ही चार चांद लगे पूरे सेशन में। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन में। आई विश मैं इसको और देर तक कर सकता, बट ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से। बट आई वुड रियली रियली वांट के जैसे जैसे आप हार्वर्ड में अपना करिकुलम आपका आगे बढ़ेगा, उस बीच में भी आपका टाइम मिला और उसके बाद वापस आके तो फिर तो और बहुत सारी हम बातें करेंगे, जिससे कि और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। जो आपका मिशन है उसको डेफिनेटली पूरा करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, बिकॉज दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इंडिया का जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ का जो पूरा यंगस्टर्स है, जो हमारा यूथ है, उनके पास बहुत पोटेंशियल है और वो अब इनिशिएटिव लेना भी चाहते हैं। दे नीड द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस, एंड वो आपके साथ मिलके बहुत सारे जो हमारे इंडिया के यंगस्टर्स हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लगता है कि ये जो एजुकेशन है, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, it's for everyone, you know, who's planning to study here at TMU and the other future institutions that we have in mind. Right. उन सब के लिए ये है, एंड वो सब शायद हार्वर्ड नहीं जा पाए, लेकिन उनका एक्सेस मेरे से डायरेक्ट होगा, तो मेरे रिसोर्सेज उनको पूरी तरीके से मिलेंगे। और मैं इसी विजन से और इसी मिशन से वहाँ जा रहा हूँ, और 1 साल बाद फिर दोबारा यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। Great. It will be lovely to have you back here. और thank you so much Akshat once again, and thank you so much to our audience to listening to this session, जहाँ पे अगर आप इस सेशन को नोटपैड पेन के साथ अटेंड किया होगा आपने, तो पक्की बात है आपके पास बहुत अमेजिंग इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिल गए होंगे। एंड मिलते हैं फिर हम बहुत जल्द द इम्पैक्ट शो के अगले एपिसोड में विद अनदर गेस्ट, विद अनदर इम्पैक्ट क्रिएटिंग स्टोरीज। दिस वॉज अक्षत जैन एंड रोहित शर्मा फॉर यू। थैंक यू।